हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि हमारा हिंदी सीटेट का है। और इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं, वैसे तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट वो डेली चलता है, लेकिन अगर आप लोग जैसे पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ईवीएस का मैंने फास्ट रिवीजन भी करवाया है, तो भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि हम यहाँ पर जो गद्यांश हमारे 10 नंबर के आते हैं, गद्यांश और पद्यांश मिला के हमारे कितने 15 नंबर के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 2 गद्यांश सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पहला जो गद्यांश है शुरू में, और जो दूसरा गद्यांश हमारा दिया गया वो लास्ट में है। हमारे जो गद्यांश है, हमारे लिए गद्यांश और पद्यांश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि केवल इन्हीं 2 टॉपिक से हमारे क्या होते हैं कि 15 नंबर बन जाते हैं। ठीक, तो आप लोग ज़रूर इसे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है या किस प्रकार का पूछा जाता है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को आप लोग मतलब जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अपना गद्यांश पढ़ते हैं। हमारा गद्यांश है कि हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। अभी जैसे यहाँ छुरा भोंकना हो गया, पीठ में छुरा भोंकना, तो केवल इतना ही दे दिया जाएगा। इसका मुहावरा पूछ सकता है या छुरा भोंकने का अर्थ क्या है ये भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें मतलब पढ़ने, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा पकड़ना भी है कि हाँ जो मेन बातें कहेंगे, या ऐसा कोई शब्द दिया गया है जिसे पर्यायवाची बन सकता है, विलोम बन सकता है, मुहावरे बन सकते हैं। इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गद्यांश से। ठीक, तो फिर आगे क्या है कि पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सन कर लाल हो गईं। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया, और लाखों अभागे बच्चे अपने पिता के प्यार से वंचित हो गए। ठीक, फिर यहाँ से हम देखेंगे, और लाइनिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइनिंग करने से नीचे वाला जो है मिट जाता है। फिर गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियाँ आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छू कर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ उमड़ी, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि ये मेरे वतन के लोगों ... गीत के बारे में क्या सच नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा, मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने सुर दिया, प्रदीप ने लिखा। तो इसमें जो ये श्री रामचंद्र ने क्या किया था, इन्होंने संगीत दिया, और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को स्वर दिया, प्रदीप जी ने लिखा। लेकिन ये जो मन्ना डे लिख दिया गया है, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है तुरंत ही कि यहाँ पर देखिए कि जो प्रदीप संगीत निर्देशक जी रामचंद्र के पास, जो जिन्होंने संगीत लिखा था वो किसके पास गए, तो निर्देशक श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। अब लता मंगेशकर जो गीत था वो किसने गाया, तो लता मंगेशकर जी ने गाया। तो स्वर किसने दिया, लता मंगेशकर जी ने दिया। तो गीत लिखा प्रदीप जी ने, और जो
संगीत किसने दिया, तो उसने वो रामचंद्र जी ने दिया और लता मंगेशकर जी ने स्वर दिया। लेकिन जो मन्ना डे ने सुर दिया बताया गया है पहला ऑप्शन, तो ये इनका इसमें कोई रोल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का क्या कारण था। अभी हमने देखा यहाँ पर, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस निकट आ रहा था। यहाँ पर देखें कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छूका भोग दिया, उत्तर की सीमा सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई, हजारों माँओं की गोदें सुनी हुई, हजारों की मांग सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। इसीलिए जो हमारा मतलब गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, उसे मनाने के लिए देश की जो हिम्मत थी वो क्या थी, पस्त थी। ठीक तो इसका जो हमारा इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा उसे देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव और हजारों युवाओं या युवकों का शहीद होना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है कि जो हजारों हमारे सैनिक तैनात थे बर्फीली पहाड़ियों पर, उन्होंने चीन ने क्या किया, हमारे पीठ पर छुरा भोंका और हमारे बहुत सारे जो सैनिक थे वो क्या हुए, शहीद हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया था। लेकिन सुर और स्वर के बिना, हाँ यहाँ रामचंद्र के पास पहुँचे, उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सूचना दी गई, मतलब जो रक्षा मंत्रालय था उससे क्या सूचना दी गई। पहला ऑप्शन है कि फिल्मी हस्तियाँ भाग लेंगी, दूसरा ऑप्शन है गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, और चौथा ऑप्शन है कि 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए, यहाँ होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा कि फिल्मी हस्तियाँ भाग लेंगी, जो उन्हें कहा गया था करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए बात कही गई थी, तो वो भाग लेंगे उसमें। ठीक, मतलब शामिल होंगे, भाग लेंगे या मतलब भाग जाएंगे ये वाला नहीं, भाग लेंगे मतलब शामिल होंगे 26 जनवरी में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाना था उसमें। पीठ में छुरा भोंकना का क्या अर्थ है, ये देखिए अभी आ गया। अभी हमने आपको बताया था, मुहावरा भी पूछा जा सकता है, इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो छुरा भोंकने का अर्थ है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आक्रमण करना, जो कि गलत है, पराजित करना, ये भी गलत है, विश्वासघात करना, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि पहले चीज ने कहा कि हम दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमें धोखा दिया, मतलब कि हमारे साथ उन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया और हमारे हजारों सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए, वहाँ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। आगे देखते हैं हम लोग। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया, भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि बात कही गई थी कि उन्हें बुलाया जाए। यहाँ पर देखिए, गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी हस्तियाँ आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। यहाँ पर किस ऑप्शन में, हाँ, तो भीड़ जुटाने के लिए जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपने मन से नहीं करना कि हाँ ये कुछ मतलब ये ऑप्शन यहाँ सही बैठ रहा, जो हमारे गद्यांश में दिया रहेगा वही हमें सही करना। ठीक, आगे बढ़ते। मांग का सिंदूर पुछ जाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। मांग का सिंदूर पुछ जाना, जब किसी स्त्री का जो पति होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बिंदी लगी होती है उसे पोंछ दिया जाता है, सिंदूर पोंछ दिया जाता है, हाथ की चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर सिंदूर पुछ जाने का अर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, विधवा हो जाना।
तो ये वियोगिनी ये भी नहीं होगा। वियोगिनी का ये मतलब होता है कि जिसका पति काफ़ी टाइम से बाहर हो, नहीं आया हो, तो उसके वियोग विरह में जो उसे दर्द या पीड़ा हो रहा है वो उसे वियोगिनी हो जाएगा। अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते हैं। अभागिनी जैसे कहते हैं ना, जिसे किसी स्त्री को बच्चे नहीं होते तो कहते हैं ये अभागिन है, या उसका पति साथ ना हो, या बच्चे साथ ना हो, या मतलब उसका कोई बच्चा ही ना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ इसका प्रयोग होता है। लेकिन जो विधवा शब्द है ये हमारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मांग का सिंदूर पूछ जाना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी। नहीं, देश का हौसला इसलिए पस्त था क्योंकि चीन ने हमें धोखा दिया, और जिसमें हमारे जो हजारों सैनिक थे वो क्या हुए, घायल, मतलब मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। मृत्यु नहीं कहेंगे, शहीद हो गए। तो पहला जो ऑप्शन है तैयारियां नहीं की गई थी, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कोई उमंग शेष नहीं था, ये भी नहीं होगा। फिल्मी हस्ती, मतलब इसमें क्योंकि पूछा गया है ना, तो कोई उमंग शेष नहीं था ये तो है ही, लेकिन क्यों नहीं था ये पूछा जा रहा। फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, ये भी कोई कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये राइट आंसर हो जाएगा कि चीन से मात खाई थी। ठीक। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं। उमड़ना जो हमारे वाक्य दिए गए 4, उसमें ये पूछा गया कि जो उमड़ना शब्द है कहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। तो नदी उमड़ आई, ये भी आपने सुना हो कि अरे नदी में उफान आ गया, उमड़ आई, बाढ़ आ गया, ऐसी चीज़ें। दूध उमड़ने लगा, ये तो हम नहीं सुना है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। आंसू उमड़ आए, दुख के मारे उसके आंसू जो हैं वो क्या हुआ, उमड़ आए। भीड़ उमड़ आई, ये भी होगा, लेकिन जो दूध वाला है ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उमड़ना नहीं ठीक है, दूध उबलना होता, या दूध में उबाल आ गया, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ सही होती हैं। लेकिन जो ये उमड़ना शब्द दिया गया है ये दूध के लिए सही नहीं है। ठीक। फिर क्वेश्चन है हमारा अगला कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य, पहला ऑप्शन है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो इसमें पूछा गया है कि बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है भाषा शिक्षण में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण जो है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। जो बच्चों को अगर कहानियाँ सुनाई जा रही हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है बच्चों को कहानी सुनाने के लिए, तो उस कहानी से जो बच्चों को सीख दी जा रही है ये उनके लिए क्या है, आवश्यक है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लड़का इधर बैठेगा मतलब लड़के का अलग लिया जाएगा, लड़कियों का अलग किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका बताएं। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, मतलब दे रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कोई नहीं कि हाँ, क्योंकि लाइव तो है नहीं कि हाँ आप लोग बताएं जल्दी जल्दी हम कमेंट पढ़ रहे हैं।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों का क्या किया जाए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हो। आप उससे या उससे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो इसका जो सबसे बढ़िया जो मतलब उपचार होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ता वाले शब्द हो उनका क्या करें, हम बार बार उससे उच्चारण करवाएं। अगर आप उनसे कहेंगे विकल्प ढूंढें, तो शब्द ढूंढने में से दिक्कत थोड़ी हो रही है, उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ढूंढवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसे बार बार सुनने को कहेंगे, वो सुन तो वैसे भी रही है वो, लेकिन वो अगर बोलेगी नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेगी, तो बोलना कैसे सीखेगी। तो ये भी नहीं होगा। बोलते समय अगर ध्यान नहीं दे रही है कि हाँ यहाँ डबलता है या सिंगलता, तो भी उसका सही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, और चौथा ऑप्शन हमारा की लिखित परीक्षा। तो इसके जो हमारा सबसे बढ़िया आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रकार का उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होना, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। मतलब कि बच्चों को क्या किया जाए कि उन्हें अधिक से अधिक सोचने और चिंतन करने का मौका दिया जाए, जिससे वह अपने अनुभव और जो उनके अंदर जिज्ञासा होगी बताने की, या कोई ऐसा कि हाँ इससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का उन्हें मौका मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठ लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका जो सबसे बढ़िया और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे। क्योंकि उसके पास बुक है नहीं, तो जो टीचर को जिस भी क्षेत्र में कुछ ना मतलब जिस भी क्षेत्र का नॉलेज हो, या जो भी वो ऐसा कुछ हो जिसकी सहायता से बच्चों को वो समझा सकता है, बता सकता है, तो उन सारी चीज़ों को वो करवाता रहेगा। पुस्तक है नहीं तो किससे पढ़ाएगा। ठीक, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए ... अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है कि पारिवारिक संवाद, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय पढ़ाई लिखाई, और चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला। तो इसका जो हमारा बढ़िया आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा शून्य में विकसित नहीं होता, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए बच्चों में क्या हो, सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाए। कोई भी चीज़ नहीं, बच्चों को रटवाना नहीं है। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर इशारा करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धि पहचान करना, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ से भाग लेना। ऑप्शन नंबर डी है भाषा को अपने ऑप्शन नंबर डी हमारा है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ये क्या है? भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बनाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो जो केवल वाले शब्द हों या अवश्य हों तो ये हमें पहले ही काट देना है। ठीक, साथ साथ परीक्षा की तैयारी कर देना है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चा अगर भाषा के अलावा कोई भिन्न विषय पढ़ता है तो भाषा भी साथ साथ सीखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रहा दूसरा गद्यांश। बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल तपता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झिसियाँ पड़ने लगी। झिसियाँ जो जब फुहारे टाइप की बारिश होती, मतलब जो बूंदें होती खूब पतली सी, जैसे फुहारा नहीं निकलता है उसी टाइप का, तो झिसियाँ कहते हैं उसे। तो मतलब जो गांव के होंगे उन्होंने गांव की बोलचाल में तो सुना हुआ कि हाँ झिसियाँ पड़ रही हैं, अब शहर का तो पता नहीं। झिसियाँ पड़ने लगी। चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों। लिहाजा वह रत जगह में ही रह गई। मतलब कि जो वो रात थी वो इतनी गर्मी थी उस दिन की पूरी रात जगने में ही रह गई। ठीक है, रत जगह का मतलब जगने में, ना सोए, रात भी बीत गई, नींद भी नहीं आई गर्मी की वजह से। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाले रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा फुर्राकर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रैनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकों ने बस्ता लादा और सुपरिचित
रास्ते पर बढ़ चले। तो बहुत से लोग ऐसे, मतलब कि बहुत से लोगों की क्या बात करें, हम ही लोग जब छोटे थे तो जब सुबह ये होता था कि बरसात का मौसम है, क्या मनाते थे कि हे ऊपर वाले जब सुबह स्कूल जाने का टाइम हो तो बारिश होने लगे, जिससे स्कूल जाने को ना पड़े। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसे थे, हम खुद ही करते थे ऐसा कि सुबह सुबह जब रात में बारिश हो रही तो ये सोचते थे कि रात में तो बारिश हो रही है, लेकिन अगर यही बारिश सुबह भी हो, जब स्कूल का टाइम निकल जाए, तो भी से रहने के बारिश अगर सुबह निकल गई तो स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बोलेंगी जाओ पढ़ने, तो कैसे नहीं जाओगी। तो सभी, अक्सर सभी लोग ऐसा करते हैं ना कि अगर रात में हो रही बारिश या सुबह सुबह होने लगी, 5-6 बजे हुई, फिर निकल गई, हाय बारिश क्यों निकल गई, अभी तो टाइम है स्कूल जाने का, थोड़ा और बरसते थे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले, थके हारे पढ़वइये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में किस कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा गद्यांश, थोड़ा अच्छा लगा। और ये गद्यांश पढ़कर थोड़ा पीछे, मतलब कि बचपन की थोड़ी याद ताज़ा हो गई। बचपन के भी क्या दिन थे भाई। चलो छोड़ो ये सब, आगे बढ़ो। हैं? बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव क्या है? बारिश बहुत हुई थी, बारिश बहुत हुई थी, इसका तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि अगर बारिश बहुत हुई होती तो धान क्यों झुलसते धूप की वजह से, तो पहला ऑप्शन तो हमारा यही गलत है। ठीक, अकाल के कारण पैसा नहीं था, आप पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि बारिश के लिहाज से वह साल ठंठल गोपाल था, मतलब कि बारिश नहीं हुई थी, इसकी वजह से फसल भी नहीं हुई, और जब फसल नहीं हुई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था, सूखा था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आ चुका था, सावन आ चुका था। जब हम लोग धान की रोपाई करते तो सावन तो आ ही जाता है ना, बारिश का टाइम रहता है उस टाइम, उसी को तो सावन कहते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के ना होने से परेशान थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोग बारिश होने से खुश थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। झीसिया शब्द का अर्थ क्या? तेज फुवारे, तेज बूंदी बांदी, बहुत हल्की बूंदी, मूसलाधार बारिश। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब फुहारे टाइप की बारिश हो, लेकिन जो उसकी बूंदें हो पतली पतली सी होती है, ऐसा लगता है कि हाँ फुहारे टाइप की किस प्रकार बताएं आप लोगों को, जैसे हवा में कोई पानी ऐसे हवा में पानी डाल के ऐसे बह जाए, जैसे धूल और रेत हवा में उड़ते हैं ना, उसी प्रकार जो पानी की बूंदें होती हैं ऐसे उड़ती हैं, धीरे से पतली पतली सी होती हैं, वो वाले फुहारे, झीसियाँ। अगला क्वेश्चन है कि हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, दिमाग से कमज़ोर, बारिश का मज़ा लेने वाले। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, पढ़ाई में पिछड़े। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगने नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, पढ़ाकू लोग जो थे वो कहाँ चले गए? अपने जो उनका सुपरिचित रास्ता था उसी पर बढ़ चले। ठीक, और लौटे किस तरह? चूहे जो भीगे हुए खेत के चूहे होते हैं जिस तरह होते हैं, उसी तरह वो जब लौट के आए तो उस प्रकार का अर्थ, थके हारे पढ़वइये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने वाले चूहों जैसी थी। तो आज जो हमने दो गद्यांश किए मुझे बहुत पसंद आए, ये दोनों गद्यांश। एक से तो हमारी जो बचपन की यादें थी थोड़ा ताज़ा हो गई, और पहला वाला जो था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। दोनों गद्यांश आज मुझे बहुत ही पसंद आए, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि जो ये गद्यांश था आपको पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ और कैसा लगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही गद्यांश मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। सावन सिर पर था और बादल लापता,
सावन सिर पर था और बादल लापता। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त वाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम संयुक्त वाचक वाक्य की पहचान की बात करें तो जैसे और, यों, तथा ये सब शब्द दिए गए हों तो हमारा क्या होता है, संयुक्त वाचक वाक्य रहता है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहा होगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आज मैंने गद्यांश आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया है कैसा लगा, और जो गद्यांश के जो भाव थे, जो भी था, जो गद्यांश पढ़ने से जो हमें फील हुआ, आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा है। मैं पढ़ने के बाद में सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि मुझे गद्यांश बहुत अच्छे लगे दोनों। ठीक, तो आज की जो मेरी वीडियो है ये हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है यहीं तक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और एक काम और करिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लोगों में शेयर भी करिए, जिससे और लोग जुड़े और ज़्यादा लोगों को जोड़े। ठीक, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर का है। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 2016 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, 2016 में किस डेट को, तो 18 सितंबर को हुआ था 2016 में। तो उसका आज हमने प्रैक्टिस सेट किया। 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हिंदी का। और आगे 2016 का ईवीएस का करेंगे, उसके बाद में संस्कृत का और सीडीपी का। मैथ का हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर हम सॉल्व वैसे आंसर बता सकते हैं आप लोगों को, लेकिन इस पर हाथ से लिखना मोबाइल पे थोड़ा दिक्कत करता है, मोटा मोटा लिख जाता है, बड़ा बड़ा। तो अब सवाल सॉल्व करना है तो उसके लिए जगह भी थोड़ा चाहिए ना, तो मैथ का नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को जो वो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपको डाल कर दे सकती हूँ, आंसर भी बता दूंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप अगर समझाने की बात है या प्रैक्टिस उस पर लिखने की बात है तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आप लोग देखिए, अभी यहाँ पर हमें कोई चीज़ लिखना, जैसे कुछ बताना है तो यहाँ एक्स मानना है, तो माना एक्स, ये इतना है, फिर इतना, मतलब इतनी जगह में कोई सवाल नहीं सॉल्व होगा। अगर पेन होता तो हम कर भी लेते कि हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन हाथ से नहीं हो पाएगा। तो आशा करती हूँ समझ रहे हो आप लोग कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आज की क्लास थी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही कि नहीं रही, आप लोगों को कैसा लगा। कुछ ऐसा है जो मुझे और सुधारना चाहिए, क्योंकि अभी परसों एक लोग ने बताया था मुझे कि मैम आप जो मतलब वो करवा रही हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं, बहुत फास्ट बोलती हैं, तो थोड़ा स्लो करिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मैं आराम से बताऊँ आप लोगों को। तो इसी प्रकार जो भी कमी हो आप लोग बताएं, मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। और जो ना समझ में आए तो वो भी बताया करें आप लोग। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी।